तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन साइंस का मिलेगा। कौन सा? साइंस का मिलेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सॉल्यूशन एवं डिस्कशन बताएंगे। हाँ, हर ऑब्जेक्टिव का हम आंसर बताएंगे। हाँ, लेकिन जो जो थोड़ा मोड़ा करके डिटेल होगा उसको हम बना कर बताएंगे। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण के लिए सबसे पहले या तो बना कर भी बना सकते हैं, नहीं तो जिसको याद होगा उसका अनंत होता है। लेकिन बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं? तो समतल दर्पण जितना हम दूरी पे रखते हैं वस्तु, उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। जब इसको हम परावर्तन चूंकि हो रहा है, तो जब इसको मिलाएंगे कहीं भी तो ये अनंत पे मिलता है। तो इसीलिए फोकस उसी को बोलते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को जहाँ मिलता है, कट करता है, उसे फोकस बोलते हैं। तो इसीलिए समतल दर्पण में कहाँ, यहाँ तक ले जाएंगे जहाँ मिल जाएगा, यानी अनंत पे मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे है 2 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब किस ओर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज किस साइड बनेगा? तो दर्पण के कोई सा भी आप दर्पण ले लीजिए, मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे वस्तु सेंटर पे रख देने हैं, वक्ता केंद्र पे, तो इसी पे बनता है। तो दर्पण के किस साइड बना है? आगे। तो कौन सा आंसर होगा? दर्पण के आगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री और परावर्तन कोण किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उस तरह हम लिखते जाएंगे, उसके बाद आंसर निकले। कह रहा है कि आपतन कोण, तो मान लीजिए है सरफेस है, क्या सतह है, और इसके बाद क्या बोल रहा है? आपतन कोण यानी कितना डिग्री पे आपतित हो रहा है? 30 डिग्री पे। हम यहाँ से बना दिए लंब, एक बना दिए अभिलंब, और आपतित किरण परावर्तित, तो जितना पे आएगा 30 डिग्री पे आया है, तो कितना पे चला जाएगा? 30 डिग्री पे चला जाएगा। कितना पे चला जाएगा? 30 डिग्री पे। तो कह रहा है ये क्या है? आपतित किरण, और ये कौन सा है? परावर्तित किरण। तो कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो ये कितना कोण हो गया? 60 डिग्री। हाँ, कोई बच्चा 30 डिग्री मारेगा, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 3 के बाद 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? तो चूंकि हम जानते हैं कि दर्पण बोल रहा है, तो दर्पण के लिए प्रकाश की चाल एक मीडियम, मतलब परावर्तन किसे बोलते हैं? परावर्तन में आप लोग पढ़े हुए हैं कि थ्योरी में परावर्तन में डायरेक्शन चेंज होता है, प्रकाश की किरणें का दिशा चेंज होता है, लेकिन प्रकाश की चाल वही रहती है। तो प्रकाश की चाल चेंज नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए 4 के बाद 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। यानी एक मतलब यहाँ पे कहाँ लेते हैं, कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, हर वस्तु दूरी कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहाँ से मेजरमेंट करते हैं। तो कोई सा भी दर्पण लेते हैं तो दर्पण के कहाँ से? पोल से, यानी ध्रुव पे। कहाँ से? ध्रुव से मेजरमेंट करते हैं। आगे क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विधम माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो उसकी गति क्या होती है? तो इसको समझने के लिए या तो आप याद कर सकते हैं और नहीं तो चूंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ याद नहीं कर सकते हैं। समझने के लिए हम बता रहे हैं आप लोग को कि 6 नंबर है क्वेश्चन कि सघन माध्यम का मतलब होता है कोई सा भी मीडियम हो जिसमें खचाखच मीडियम भरा हो, खचाखच पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, सघन मतलब पूरा कंसंट्रेटेड एरिया हो, मतलब
बहुत सारा उसमें धक्का मुक्की वाला एरिया हो, और विरल का मतलब होता है हल्का फुल्का, मतलब जिसमें जगह ज़्यादा हो, स्पेस ज़्यादा हो और इसमें धक्का मुक्की कम हो, नहीं के बराबर भी होता है। तो किसमें ज़्यादा स्पीड होगा, आप लोग बता सकते हैं, इसमें स्पीड कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो इससे जा रहा है वस्तु, इसमें प्रकाश की किरणें, तो किसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो आप लोग पढ़े होइएगा रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन के कारण प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है, तो मुड़ने की घटना को ही अपवर्तन बोलते हैं। लेकिन चूंकि प्रकाश एक ही सोर्स से, एक ही स्रोत से आती है, तो उस केस में ना फ्रीक्वेंसी बदलता है आवृत्ति और न ही रंग। जिस रंग का होगा श्वेत प्रकाश होगा तो श्वेत प्रकाश ही होगा। तो इस केस में ये दोनों चेंज नहीं होता है। और तो कौन चेंज होता है, ओनली तरंगदैर्घ्य, यानी जिसको बोलते हैं लैम्डा, यहाँ पे वेवलेंथ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, 8 नंबर कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी, 50 सेंटीमीटर और फोकस दूरी की लेंस की शक्ति है। तो आप लोग पढ़े हुई है कि लेंस की शक्ति कैसे निकालते हैं, P बराबर 1/f। यदि f मीटर में दिया हो, क्या मीटर में हो तो, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो पावर बराबर 100/f। जब f सेंटीमीटर में हो तो डायोप्टर में आ जाता है। तो यहाँ 100 कितना दिया है, 100/f का मान किया है 50, तो कितना हो गया, 2 डायोप्टर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर, डी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैलीय कागज यानी ऑयली पेपर किसका। तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि कांच जो होता है आर पार दिख जाता है, तो पारदर्शक होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। अपारदर्शक जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सके। लेकिन पारभाषक बोलते हैं क्या, ट्रांसलूसेंट, मतलब आधा जाए आधा नहीं जाए, मतलब घिसा हुआ कागज उसको बोल सकते हैं, या तेलीय तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले इसका मान याद हो तो बढ़िया है, नहीं तो एक आप लोग आगे पढ़िएगा, चाहे हम पढ़ाए हैं कि म्यू बराबर होता है c/v, यानी अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो निर्वात या हवा में नहीं होगा, ये तो सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर किसी को याद होगा तो इसमें होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, लेकिन इसमें होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या तो वैल्यू आप याद कर लीजिए, नहीं तो बनाने के लिए हम बता सकते हैं ऐसे कि म्यू होता है, म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर c/v। तो हमको v निकालना है, v बराबर c/μ। अब c हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसका उतना ही होगा, लेकिन जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। तो आप लोग जल का पढ़े हुएगा, म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी जल का अपवर्तनांक पढ़े हुएगा 4/3। और कांच का होता है म्यू ग्लास, म्यू वाटर, यह होता है कितना, 3/2। तो आप इस तरह देख रहे हैं कि कितना आएगा, 1.5 ही कितना आएगा, 1.33। तो जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा। तो म्यू क्या यहाँ ज़्यादा है तो स्पीड कहाँ हो जाएगा, कम। तो क्या हो जाएगा, ग्लास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर कांच में हो जाएगा। अब आगे है 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भाग मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग जब आई का मानव नेत्र पढ़े होइएगा तो उसमें बताए थे कि दृष्टि पटल पे रेटिना, जिसको बोलते हैं रेटिना पे कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा होगा। लेकिन आइरिस, हर आँख का अलग अलग कलर होता है, ब्लू आई
येलो आई आप लोग सुने होइएगा। तो हर आई का अलग अलग आँख का अलग अलग कलर किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। हाँ, इसी को बोलते हैं पारितारिका। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल। नाम है दृष्टिपटल। दृष्टि कहाँ दिखेगा? कहाँ? दृष्टि पर। और कॉर्निया तो नहीं होगा, कॉर्निया आगे का भाग उभरा हुआ होता है। पुतली भी नहीं होगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 12, नेत्र का पारदर्शी और भाग अग्रभाग कहलाता है। अभी हम बताए हैं इसमें कि अग्रभाग कौन सा कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का, जैसे रफ फिगर हम नेत्र का बना रहे हैं, तो आगे वाला भाग आप लोग देखे होइएगा किस तरह उभरा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या? कॉर्निया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है बाइफोकल लेंस किस दोष को सुधारा जाता है? तो आप बाई मतलब दो, और फोकल मान दो गो फोकस वाला लेंस किस दृष्टि दोष में? तो आप लोग पढ़े हुए कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। लेकिन जारा दृष्टि दोष, नाम में है जारा। जारा मतलब होता है बुढ़ापे लोग में जब एज बढ़ने लगता है तो उस केस में दृष्टि दोष आता है, उसको बोलते हैं जारा दृष्टि दोष। उसको बाइफोकल लेंस आप लोग देखे होइएगा कि बूढ़े लोग का चश्मा, इसमें आधा भाग ऐसे होता है और एक भाग अवतल होगा, एक भाग उत्तल होगा, यानी दोनों लेंस एक ही लेंस में होता है, तो उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो इस पर इसका कैसे आंसर हो जाएगा? सी नंबर। आगे है 13 के बाद 14 है रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें देखते हैं हम। रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो नाम है रॉड। आप लोग इंग्लिश से याद करिएगा, रॉड सेल्स। डी आ रहा है तो डीम लाइट के प्रति संवेदनशील होता है। डी में, रॉड में डी आ रहा है तो कौन सा लाइट होगा? डीम लाइट। डीम लाइट को क्या बोलते हैं? धुंधली रोशनी, यानी धुंधली। डीम लाइट मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा करके डीम लाइट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डीम लाइट। ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। आप लोग जब आई का स्ट्रक्चर पढ़े होइएगा तो यहाँ पे ब्लाइंड, नाम है ब्लाइंड। क्या? ब्लाइंड। इसको बोलते हैं अंधबिंदु। क्या बोलते हैं? अंधबिंदु। नाम है अंधबिंदु या ब्लाइंड है, यानी कोई सेल नहीं होगा। तो रॉड सेल्स नहीं होता है। तो कोई क्या पूछा है? ऑप्शन रॉड सेल्स और कौन सेल्स नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन के विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो आप लोग चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा में पढ़ाए थे कि फ्यूज सुरक्षा का एक यूनिट होता है जिसमें उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। उसमें कितना ऊर्जा होता है सब हम आप लोग पढ़े हुए। Q बराबर I² RT निकालते थे उष्मा जूल में, जो क्या होता है? उष्मीय प्रभाव। आगे क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और चिन्ह नहीं होता है? नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। तो वोल्ट मीटर भी हम लोग ऐसे बनाते हैं, किसी सर्किट में भी लगाते हैं तो यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं। विद्युत सेल में भी जब हम ऐसे बनाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो यहाँ प्लस लिखते हैं, एक माइनस लिखते हैं। ये मीटर में भी जब हम ऐसा सीरीज में लगाते हैं इसको, तो यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं। लेकिन कुंडली में हम कोई भी प्लस माइनस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कीजिए। 18 नंबर, वाट क्या है? वाट किसके बराबर होगा? तो वाट किसके बराबर होगा? तो वाट किसका मात्रक होता है? SI। तो पावर बराबर होता है VI, ऐसा भी निकाल सकते हैं। नहीं तो पावर बराबर होता है W/T। अब पावर का हो गया वाट, वाट हो गया। SI मात्रक हिंदी में लिख दे रहे हैं वाट। और कार्य का क्या हो गया? SI मात्रक जूल, जूल। और समय का सेकंड, तो जूल बटा सेकंड क्या हो गया? जूल बटा सेकंड। जूल बटा सेकंड कहाँ ऑप्शन है? देखिए यहाँ पे इन्वर्स है, नहीं होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर ए भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? जूल बटा सेकंड को क्या बोलेंगे? वाट। जूल बटा सेकंड को क्या बोलेंगे? वाट। आगे क्वेश्चन है, अब देखिए आगे क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत हीटर के तार कुंडली बनी होती है। आप लोग बल्ब, क्या यहाँ पे बल्ब रहता, हीटर है, अगर बल्ब रहता तो टंगस्टन मारते, लेकिन यहाँ पे दिया है हीटर। हीटर में जो तार लगा रहता है वो नाइक्रोम का बना होता है। क्या चीज का? नाइक्रोम का बना होता है। क्या? नाइक्रोम का बना होता है। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कार्य करने की क्षमता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता। 20 नंबर क्वेश्चन है,
हाँ, इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं बी और सी में। तो हम बता दे रहे हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जितना हम कार्य करने ऊर्जा का परिभाषा यही होता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर इसमें दर लग जाए, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहेंगे, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जहां दर लग जाएगा, दर का फिजिक्स में मतलब होता है टाइम से, समय से भागा देना, समय से, तो दर ये नहीं होगा। इसको बोलेंगे कार्य करने की क्षमता की दर को शक्ति बोलेंगे, लेकिन इसका आंसर होगा सी नंबर। आगे है 20 के बाद 21 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? 21 विद्युत धारा, तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि 1820 में, कितना में 1820 में ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रयोग था, ऑस्टर्ड का प्रयोग, उसके मदद से चुंबकीय धारा की प्रभाव का खोज किया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर। आगे है चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है। क्या चुंबकीय बल रेखाएं, जो भी बल होता है, जैसे क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। हम मान के निकालते हैं कि उतना होता है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो आप लोग इस क्वेश्चन में दो टाइप के बच्चे लोग फंस जाते हैं। उत्पन्न का है, विद्युत उत्पन्न करने, तो उसको क्या बोलेंगे? जनित्र, जनरेटर। नाम है जनरेटर, विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। लेकिन कोई कोई बच्चा ए मीटर लिखता है। ए मीटर नहीं होगा, इसलिए कि ए मीटर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, उत्पन्न करने वाला यंत्र नहीं, मापने वाले यंत्र को बोलते हैं ए मीटर। उसके बाद है लघुपतन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको आगे बनाते हैं कि लघुपतन, आप लोग इसको हम 4-5 दिन पहले ही क्लास में पढ़ाए थे। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, आपके एग्जाम में प्रतिरोध पूछा हुआ है। इसके पहले वाले PYQ में पूछा था करंट, विद्युत धारा का मान क्या होगा। हाँ चलिए, लघुपतन, यहाँ पे इंग्लिश आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट। आपको हम क्लासरूम में बताए थे कि शॉर्ट सर्किट यानी सर्किट में आग लग गया। आग कब लगेगा? करंट बढ़ जाएगा। क्या? तो V बराबर ओम के नियम से पढ़े होइएगा, V बराबर IR। तो I का मान लिख सकते हैं V/R। जब करंट का मान, नाम है लघुपतन, शॉर्ट सर्किट, करंट बढ़ गया, तो जब I का मान बढ़ गया तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। देखिए दोनों ऑप्शन में है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ विद्युत धारा पूछता तो ऑप्शन नंबर सी होता। लेकिन क्या पूछा है? प्रतिरोध है, तो बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। आगे है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। क्या आवश्यक तत्व है? एक मिनट आप लोग किए, आवश्यक तत्व है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने वाला आवश्यक तत्व है। तो आप लोग बताइए, इसमें कमेंट कीजिए। जैसे आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़े होइएगा, एल्युमिनियम तो धातु का होता नहीं, क्रोमियम भी नहीं होगा, हीलियम से आप क्या हाइड्रोजन बम रहा, हाइड्रोजन रहता तो हम सोच सकते थे, लेकिन हीलियम दिया, हीलियम से हम नहीं बनाते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा विखंडन करने के लिए यूरेनियम से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आइए आप लोग 26 नंबर कह रहा है, 26 नंबर की प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कितना? 26 नंबर। तो आप बताइए प्रकृति में सबसे ज्यादा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। ये तो इजी क्वेश्चन है। आगे है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो आप लोग बताइए। जल का मतलब होता है हाइड्रो। जल का मतलब होता है हाइड्रो। तो इसमें कौन सा? पेंटो तो होगा नहीं, नाइट्रो होगा नहीं, टर्बो होगा नहीं, कौन सा? हाइड्रो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी लिखवाए थे कि जल का मतलब होता है हाइड्रो। आगे हाँ, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए कौन सा विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा? यहाँ पे देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह का आप लोग पढ़े हुए कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के जलीय विलयन को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको क्रियाशीलता श्रेणी जिसको याद होगा उसी को बनेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिखाए थे कि लिखन काका मांगे आलू जिंक लोहा।
प्यारे हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये है जो जितना नीचे है वो कम क्रियाशील है। तो कह रहा है कि कौन सा है, तो NaCl का जलीय विलयन कॉपर धातु, तो Cu और ये हो गया NaCl, तो इसका होगा कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है कि कम, कम क्रियाशील है, सोडियम ज़्यादा है तो ये होगा नहीं। मैग्नीशियम, कॉपर, देखिए कॉपर कहाँ है, नीचे है, और मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। Fe देखिए वो Fe ऊपर है, कहाँ है, Fe यहाँ पे है, और सिल्वर कहाँ है, नीचे है, ये भी नहीं होगा। Ag देखिए, Ag कहाँ है, नीचे है, कॉपर कहाँ है, देखिए यहाँ कॉपर नीचे है, Ag नीचे है, और कॉपर कहाँ है, ऊपर है, तो क्या ये हो जाएगा डी नंबर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 28 का, 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग देखिए, जिसको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्रियाशीलता श्रेणी याद होगा, लिखा है कि लिखन काका मांगे आलू जिंक आयरन, प्यारे हैं कॉपर आज गोल्ड। तो इस तरह जिसको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद होगा तो उसी को ही बनेगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, ये भी क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, हमारे टेस्ट में भी आया था कि साग सब्जियों को जब सड़ता गलता है तो बहुत सारा ऊर्जा निकलता है, तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी। आगे 30 नंबर, इनमें कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यहाँ देख लेना है, नहीं पूछा हुआ है। तो दहन में ऑक्सीजन का ऑक्सायक होता है, श्वसन में भी ऑक्सीजन का लेते हैं, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण में जैसे आप लोग दही मथाता है तो उसमें से छाली निकलता है, तो क्या बोलते हैं, अवक्षेपण यानी छाली प्राप्त होता है, तो अवक्षेपण तो उसमें तो कोई नहीं होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर। आगे है 30 के बाद, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है। तो आप लोग पढ़े हुए कि ग्लूकोज का हम लिखाए थे C6H6O6, यही होता है ग्लूकोज का, नहीं गलत हो गया, C6H12O6 ये सही होगा, ये नहीं, कोई बच्चा 6 देख के पहले ही मार देता है, ये नहीं होगा। कौन सा होगा, सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, इसका आंसर सी नंबर। आगे है, अब देखिए संतुलित समीकरण, कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है। तो संतुलित समीकरण उसको बोलेंगे कि दोनों तरफ देखना है एटम बराबर है कि नहीं। इसमें देख रहे हैं तो 4 गो है, यहाँ भी 4 गो है, हो जाएगा। सबसे पहले इसका पकड़ने का ट्रिक होता है, देखिए यहाँ नाइट्रोजन का गो है, यहाँ टूटने वाला ज़्यादा देखिएगा, तो 2 गो नाइट्रोजन है, यहाँ का गो है, 1 गो है, तो यही आंसर हो गया। लेकिन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे भी 2 गो है। उसके बाद कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थ्योरी याद है तभी बनेगा, नहीं याद है तभी बनेगा। इसलिए कि देखिए यहाँ पीएच 7 है, ये तो होगा नहीं, 7 से अधिक है, ये भी नहीं होगा। देखिए अब कह रहे हैं कि, अब देखिए एक मिनट हम बता रहे हैं, 7, आई देखिए 2 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 7 से कम, तो दोनों को तो आंसर होगा नहीं, 7 तो उदासीन का होता है। तो इसमें आप थ्योरी भी नहीं याद है तो भी बना सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, आंसर बी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब नीला लिटमस, आपको इस टाइप का क्वेश्चन गलत होता है तो आप लिख सकते हैं इसका ट्रिक हम लिखे थे कि इसका ट्रिक है छोलनी, क्या, छोलनी, इसका ट्रिक छोलनी है। क्या हो गया, छार हो जाएगा, 6 से, ल से क्या हो जाएगा, लाल, नी से क्या हो जाएगा, नीला। तो जो लाल लिटमस को नीला कर दे, यही पूछा है, लाल लिटमस को नीला कर दे, क्या होता है, छार होता है। तो छार का पीएच कितना होता है, 11, 7 से अधिक हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हाँ किसी को लिखना है तो लिख सकता है छोलनी। छोलनी से आप बना सकते हैं, 6 से छार, और एल से लाल, और नी से नीला। तो जो लाल लिटमस को नीला कर दे क्या होता है, छार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आगे है, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, 34 नंबर, यशद पुष्प। यशद पुष्प किसको बोलते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को, ये मेटल वाला है, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। 34 का एक बार हम भी कंफर्म हो जाए, हाँ सही है। चलिए आगे है 35 नंबर। 35 नंबर निम्न गैस चूने को दूधिया कर देता है। तो हम लोग बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दूधिया कर देता है। चलिए आगे है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल, तो मधुमक्खी के डंक हो, चींटी के डंक हो, कौन सा, सिट्रिक अम्ल होगा नहीं, इथेनोइक अम्ल होगा नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होगा, हाँ मैथेनोइक अम्ल, इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल।
फॉर्मिक अम्ल। आगे है 36 का बाद 37 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा वाटर होता है CuSO4 × ½ H2O। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए फार्मूला का एक सीरीज ला देंगे। ऐसे हमारे यूट्यूब पे इसी चैनल पे है फार्मूला का सीरीज, जो भी केमिस्ट्री में है सब एक ही पेज पे है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं होगा आधा H2O, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? हेमी हाइड्रेट। 2 वाटर, ये जिप्सम का है। आगे है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो बताइए, ये उदासीन अभिक्रियाकरण है कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से भस्म से कराते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनाता है। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। किसका? 37 का, 38 का सी हो गया। उसके बाद है 38 के बाद 39। अब कह रहा है कि 39 में किसमें तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। सिलिकॉन कितना होता है? 14, तो 2, 8, 10, 4। फास्फोरस 15, 2, 8, 5। एल्युमिनियम 13, 2, 8, 3। सोडियम 2, 11, 1। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर वाले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी। तो देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे अधिक। हाँ, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। आगे क्यूपेराइट किस धातु का अयस्क है? आप लोग पढ़ेंगे कि एल्युमिनियम का जिंक का जिंक ब्लेड होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, और सीने बार HG का होता है। कॉपर होता है क्यूपेराइट। क्या होता है? कॉपर का होता है क्यूपेराइट। आगे है ऑक्सीजन की संयोजकता। हाँ, इसको हम कैसे निकाल दें? संयोजकता पूछा है। ऑक्सीजन 8, क्या लिखेंगे? 2, 6। अब 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कितना हो जाएगा वाइलेंसी? इसका वाइलेंसी देखिए, यहाँ वाइलेंसी पूछा हुआ है 2। या नहीं तो इसको बनाने के लिए आप कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं। O8 1s2 2s2 2p कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे देखिए 4 4 8। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। जब 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो वाइलेंसी निकालने के लिए हम 8 माइनस वाइलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो 8 माइनस 6 करेंगे तो 2। या इस तरह बनाइए, नहीं तो 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, ग्रहण करे, उसी के अनुसार हम बना सकते हैं। हम दोनों मेथड से आपको बता दिए। आगे है गंधक। गंधक बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं? गंधक। देखिए सल्फर हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। क्या? 16। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 16। 15 फास्फोरस, क्लोरीन 17। अब आगे है क्वेश्चन कि 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 43, CO को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड का तो CHO होता है, ईथर का O होता है, कार्बोनिल का CO यही है। क्या हो जाएगा? डी नंबर। एल्कोहल का OH होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। वेल्डिंग के अभी हम बताए थे कि वेल्डिंग किस में? इथेन मिथेन नहीं होगा, एथेन भी नहीं होगा, इथाइन होगा। क्या? इथाइन। लिखाए थे कि वेल्डिंग के रूप में जो इथाइन या इसी का नाम होता है क्या? एसीटिलीन। एसीटिलीन इसी का नाम होता है। आगे है, हाँ आगे है कि कार्बन किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन कौन से ग्रुप का है? तो कार्बन देखिए आप लोग पढ़ेंगे कि 14 ग्रुप में P ब्लॉक में काशी गए संत प्रभु 14 नंबर ग्रुप में। कौन सा? 14 नंबर ग्रुप में। आगे है, अब देखिए इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन है? नाम है इथाइन। जब पढ़ाए थे कि एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बंधन, एल्किन में कार्बन कार्बन द्विबंधन, एल्काइन आइन आ रहा है लास्ट में, आइन है कार्बन कार्बन ट्रिपल बंधन। तो कौन सा बंधन होगा? 3 बंधन। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। आगे है, अब देखिए सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा होता है? फ्लोरीन। इसको सबसे अधिक क्या बोलते हैं? रिएक्टिव हैलोजन, या इसका बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन
से इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सबसे अधिक, आप लोग पढ़े होगा FON, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा इसका हाई हो जाएगा। उसके बाद आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, आवर्त का मतलब है पीरियड, क्या, हाउ मेनी पीरियड। तो आप लोग पढ़े हुए कि जब हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लाइन बनाते हैं यानी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वाले लाइन कितना होता है, 7 होता है, तो वो क्या हो गया 7। और वर्टिकल लाइन ग्रुप कितना होता है 18, तो इसमें क्या है देख सकते हैं आप लोग कि 7 हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए 49 नंबर बताइए आप लोग, 49 नंबर बताइए पोटासियम की परमाणु संख्या क्या 19 से, तो इसकी संयोजकता क्या है, यानी वायलेंसी, पोटासियम कितना होता है 19, या आप बना भी सकते हैं, नहीं तो 2 8 कितना हो गया 10 18 कितना हो गया 19, तो कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या यानी मॉडर्न पीरियोडिक वर्टिकल का अभी बताया कि वर्टिकल कॉलम, यानी वर्टिकल कॉलम ऐसा ऐसा कितना लाइन है, ग्रुप जिसको बोलेंगे कितना है 18 है, तब जाकर 18 को ग्रुप बना है। अब ये 50 का बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संकेत में कौन सा धातु है, तो धातु के लिए देखिए 9 लिखा हुआ है, 9 नंबर पे क्या आता है नियॉन, 9 नंबर पे क्या आता है, नहीं नियॉन नहीं, नियॉन 10 नंबर पे, 9 नंबर पे आ गया फ्लोरीन, 6 नंबर पे कार्बन, ये क्या है 12 और 24 लिखा हुआ है मैग्नीशियम, और ये क्या लिखा हुआ 8 और ऑक्सीजन, तो माइनस वाला जो भी दिख रहा है वो क्या होता है अधातु, कार्बन भी एक अधातु है, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया धातु। उसके बाद पूछ रहा है कि वनों पर आधारित उद्योग है, तो वनों पर आधारित उद्योग किसको बोलेंगे, 52 नंबर कह रहा है कि वनों पर जो वन से प्राप्त करते हैं, कागज उद्योग, टिम्बर भी बड़े बड़े मोटा होता है, इसको लाख नहीं लिखा हुआ है, लाख लिखा हुआ है, लाख होता है बहुत, वो भी लकड़ी से होता है, कौन सा डी हो जाएगा। उसके बाद आइए आप लोग 53 नंबर है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए पेड़ पौधे जड़ों के समीप पहुंचाने की तकनीक है, मतलब इसको बोलते हैं टपकन सिंचाई, क्या है यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन, मतलब टपकन सिंचाई इसको बोलते हैं, जहाँ टिप टिप पानी पहुंचाया जाता है पेड़ तक। अब आगे है चिपको आंदोलन कब हुआ, देखिए चिपको आंदोलन कब हुआ, तो किसी किताब में 73 देता है, लेकिन एनसीईआरटी किताब में 1971 दिया है, तो इसका आंसर 1971 हो जाएगा। कवक में पोषण किस विधि द्वारा होता है, तो आप लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कवक यानी कवक को क्या बोलते हैं फंजाई, तो फंजाई में क्या होता है सेप्रोफिटिक यानी मृतपोषी होता है, क्या होता है मृतपोषी, तो इसका हो जाएगा 55 का कितना 55 का ए। उसके बाद क्वेश्चन है 56 में कह रहा है कि किन में से जैविक प्रक्रम द्वारा निम्न से जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, मतलब अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा होगा, तो अपघटित होने वाला मतलब टूट जाए तो क्या होता है मृत घास पे। अब आगे क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ कहाँ से होता है, तो सबसे पहले भोजन लेते हैं कहाँ से शुरू हो जाता है, चबाते हैं, तो कहाँ से मुख गुहा से, क्या मुख गुहा से, और सबसे लास्ट में कहाँ जाता है बड़ी आंत में, उसके पहले छोटी आंत, और पहले मुख गुहा, तब जाएगा ग्रसनी, तब आमाशय जिसको पेट बोलते हैं, तब जाएगा छोटी आंत, तब जाएगा बड़ी आंत में, तो सबसे पहले शुरू कहाँ से होगा मुख गुहा से। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, तो जय लाइफ प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल प्रोसेस, लिविंग कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें श्वसन भी करेगा, प्रजनन भी करेगा, पोषण भी करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर डी नंबर। आगे क्वेश्चन कर रहा है किण्वन की प्रक्रिया होती है, आगे क्वेश्चन है 59 नंबर किण्वन फर्मेंटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन टेक्स प्लेसिंग, तो किण्वन की प्रक्रिया किसमें होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, क्या मुकुलन, बडिंग या मुकुलन, हिंदी में मुकुलन, लेकिन किण्वन किस में होता है ईस्ट में होता है। कौन सा क्वेश्चन है 59 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट, क्या हो जाएगा ईस्ट। आगे 60 नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए किस गैस का, अब जब हम ये यानी क्या करें एरोबिक या ये श्वसन में हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, लेते हैं कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप लोग ये बताइए 61 नंबर,
61 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन यानी कॉल द सेलुलर फ्यूल, तो किसको बोलते हैं? 61 नंबर क्वेश्चन कोशिकीय। तो आप लोग जब हम पढ़ाए थे ग्लूकोज, क्या तो ग्लूकोज वाले को ही कोशिकीय ईंधन, इससे ही खाना बनाया जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की मुख्य किस अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन मेनली टेक्सुअल, मेनली पूछा हुआ है मुख्य रूप से किस में होगा? तो फूल में नहीं होता है, ताना में कि पत्ती में, क्या होगा 62 का। तो क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? मुख्य रूप से पत्ती में, क्या हो जाएगा पत्ती में। उसके बाद आइए आप लोग 63 नंबर मानव शरीर में किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय। तो हृदय का काम क्या होता है? नाम सुनिएगा कि हार्ट का काम क्या होता है कि पंपिंग का। किसी किसी की बीमारी में नाम सुनिएगा गांव में कि हार्ट अटैक हो गया, यानी ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ा गया है, तो क्या हो गया? परिचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका आंसर हो गया डी नंबर। आगे है कि कौन सा रक्त थाका बनाने में, तो रक्त जब कटता है, आप लोग कट के देखिएगा तो जम जाता है, तो किसके कारण? फाइब्रिनोजिन के कारण, नामक प्रोटीन्स के कारण जम जाता है। उसके बाद है 64 भी हो गया। 65 नंबर कह रहा है कि पादप में संचित रहते हैं, यानी प्लांट्स वेस्ट आर स्टोरिंग, किस में होता है? छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रत्तिकाओं में। तो इसका आंसर क्या हो? सभी में। क्या हो जाएगा? सभी में। अमीनो अम्ल का विखंडन से क्या बनता है? तो आप लोग सुनेंगे कि अमोनिया के विखंडन से ही अमीनो अम्ल जब छूटता, कोई अमीनो एसिड ले लीजिए जैसे RCOOR, एक H ग्रुप भी होता है, एक R ग्रुप भी होता है। ग्लाइसिन का भी लीजिएगा तो इसमें से टूटता है, तो कौन सा गैस बनता है? अमोनिया गैस। कौन सा गैस? अमोनिया। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन की किडनी का क्या काम है? तो उत्सर्जन करना, क्या? मूत्र उत्सर्जन करना, तो हो गया किडनी का हो गया। आगे है पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसमें से पादप हार्मोन इंसुलिन, चूंकि हम लोग को पड़ता है, आदमी को पादप नहीं होगा। थायरॉक्सिन भी नहीं होगा। साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन मनुष्य में होता है, लेकिन साइटोकाइनिन क्या होता है? प्लांट में होता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो फल पकाने वाला हार्मोन को क्या नाम हो गया? 69। फल पकाने वाला हार्मोन को जिबरेलिन तो होता है नहीं, बढ़ाने वाला है। ऑक्सिन, देखिए फल पकाने वाला काम का आता है इथाइलिन, इसको गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं, गैसियस हार्मोन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर कह रहा है कि हमारे मनुष्य में कपाल तंत्र यानी क्रेनियल नर्व्स कितना होता है? क्रेनियल नर्व्स होता है 12 जोड़ी। कितना? 12 जोड़ी। और पीछे वाला जो होता है मेरुदंड जोड़ी कितना होता है? स्पाइनल कॉर्ड कितना होता है? 31 जोड़ी। ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन क्रेनियल नर्व कितना होता है? 12 जोड़ी। अब होता है रुधिर चाप को नियंत्रित किया जाता है। तो आप लोग पढ़ेगा कि ब्लड प्रेशर किसे कंट्रोल होता है? थाइमस द्वारा नहीं होगा, अग्नाशय द्वारा नहीं, विरिसन द्वारा भी नहीं, यानी एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन, ये दोनों हार्मोन मिलके 3F हार्मोन उसको बोलते हैं। हाइड्रा, अभी पिछले में भी बताए थे कि हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन, द्विखंडन, लैंगिक तो जनन नहीं होता है, इसमें होगा बडिंग। क्या है यहाँ? बडिंग। देखिए लिखे हुए आंसर नंबर बी, 72 का बी। उसके बाद आइए 73 में लिखा हुआ है पुष्प में यानी फूल में नर मेल भाग यानी नर भाग कौन सा होता है? तो क्या बोलते हैं उसको? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 74। शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ बनता है? स्पर्म कहाँ बनता है? गर्भाशय में नहीं, अंडाशय में भी नहीं, मूत्राशय में भी नहीं, कौन सा? वृषण में। हमारे टेस्टिस में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। उसके बाद आइए जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी में क्या नहीं था? तो सबसे पहले जब समुद्र में जीव का उत्पत्ति हुआ तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। आइए उसके बाद 76 नंबर अच्छा क्वेश्चन है।
आर्कियोप्टेरिक्स से संबंध किसका कथन सत्य है? आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है रेप्टाइल्स और एम्फीबिया का कनेक्टिंग लिंक होता है, तो एक जीवाश्म है, बिल्कुल सही बात है। इसके जबड़े दांत और उंगलियों के नख थे, बिल्कुल सही बात है। इसमें डैमे और पंख विद्यमान थे, यहाँ पे देखिए टीथ, जॉ, उसके बाद विंग्स एंड फीटर्स, मतलब पंखुड़ी, पंख तथा डैने, उड़ने वाला भी था, तो इसमें सभी होगा। कौन सा होगा? डी नंबर। आगे है 77 नंबर। 77 नंबर कह रहा है कि कौन सा एक प्रजाति है जो अपना लिंग बदल सकता है, मतलब नर भाग कभी मादा हो जाएगा, मादा भाग कभी नर हो जाएगा। तो एक ऐसा घोंघा एक प्रजाति है, घोंघा इसमें से एक प्रजाति है जो नर से मादा बन जाता है, कभी मादा से नर बन जाता है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? ए नंबर। उसके बाद आइए कि कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, वायुमंडल, अर्थन सब आता है। कौन सा होगा? डी नंबर। आगे क्वेश्चन है 29 कि मैदानी प्रशितन मेढक, मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो आप लोग पढ़े हुए कि सबसे पहले घास, तब आता है, घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मानव या बाघ। हाँ, लेकिन ये पूछ रहा है कि मैदानी में, तो सबसे पहले घास, घास को मैदान कर दिया। उसके बाद टीडा, क्या आता है? टीडा। टीडा के बाद क्या आता है? मेढक। उसके बाद मेढक को कौन खाता है? सांप। तो इस तरह आप लोग पढ़े हुइएगा। तो इसमें उपभोक्ता कौन सा उपभोक्ता हुआ? यहाँ से ये हो गया प्रोड्यूसर, बनाने वाला है, इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकंड प्रोड्यूसर। तो सेकंड प्रोड्यूसर कौन का? द्वितीयक होगा। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा जैव अनवीकरणीय है? जैव अनवीकरणीय का मतलब हो गया कि वाहित मल, ये नवीकरणीय होता है, कागज भी नवीकरणीय होता है, मतलब सड़ गल जाता है, डीडीटी और नवीकरणीय। तो इसका 80 का डी। इस तरह आप लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक का सॉल्यूशन, बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर का आंसर की और डिस्कशन देखे आप लोग 1 से लेकर 80 तक। इसमें से आपको 80 को ऑब्जेक्टिव था, जिसमें आपको फाइनल एग्जाम में 40 को बनाना पड़ता है, अपने से चुन चुन के 40 को बनाना पड़ता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आगे आप लोग पढ़ते रहिए।